नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे जनपद और महाजनपद, जिसमें हम लोग 16 महाजनपद को अच्छे तरीके से देखेंगे और उससे जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं जनपद। तो दोस्तों जनपद के बारे में मैं बता दूँ आपको कि दोस्तों जनपद जैसे हैं तो इसका कहने का तात्पर्य होता है कि बहुत सारे लोगों को मिलकर एक जनपद बनता है। जैसे अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि एक गांव को हम लोग जनपद मान लिए और दोस्तों वहीं सारे गांवों को मिलाकर एक जिला मुख्यालय बनता है, तो उस मुख्यालय को हम लोग महाजनपद मान लिए। इस तरह आप समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों जैसा कि दिया गया है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार आर्य जनजाति जन के रूप में जानी जाती थी, यानी आर्य जनजाति जो थी दोस्तों उसे जन के रूप में जाना जाता था, जो कि तत्कालीन समय में समाज की सबसे बड़ी इकाई थी, जिसमें जन का अर्थ लोक या कर्ता या लोग जो मैंने आपको बताया, और पद का अर्थ होता है दोस्तों पैर। यानी जन का अर्थ क्या हुआ दोस्तों लोक, और पद का अर्थ क्या होता है पैर, जो आप सभी लगभग जानते होंगे। तत्कालीन समय में प्रारंभिक तौर पर जनपद एक ऐसा बृहद स्थान था जहां जनपद के पुरुष व्यापारी, कारीगर और कलाकार आदि एकत्रित होते थे, जो कि गाँवों और बस्तियों से घिरा हुआ था। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनपद एक ऐसा स्थान हो गया जैसे जहाँ व्यापारी, कारीगर, कलाकार आदि एकत्रित होते थे। आप उसको गांव, एक छोटे से गांव को भी रख सकते हैं या शहर को भी रख सकते हैं, या कोई बस्ती जो घिरी हुई है उसको मान सकते हैं कि वो एक जनपद है। और उसी का जैसे जैसे समूह बड़ा होते जाएगा उसको हम लोग महाजनपद कहेंगे, जो यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि जो कि गाँव और बस्तियों से घिरा था। बाद में यही जनपद वैदिक काल में एक बृहद गणराज्य या राज्य के रूप में परिवर्तित हो गए। यानी जैसे जैसे उसकी जनसंख्या बढ़ती गई गणराज्य और राज्य के रूप में परिवर्तित हो गए। जनपद के शासक को जनपदीन कहा जाता था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जनपद के जो शासक थे उसे क्या कहा जाता था? जनपदीन कहा जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत और अन्य बहुत से पुराण प्राचीन काल में अनेक गणराज्यों के बारे में उल्लेख करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप अस्पष्ट सीमाओं के साथ कई जनपदों में विभाजित है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप जो है दोस्तों अस्पष्ट सीमाओं के साथ कई जनपदों में विभाजित किया गया है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आंध्र, पुलिंद, सबरस, पुंदरस के अलावा 9 जनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी वैदिक ग्रंथ के अनुसार 9 जनपदों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि ने 22 विभिन्न जनपदों का उल्लेख किया है, जिसमें मगध था, अवंती था, कौशल था, वत्स जनपद ये महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों मगध जो है हमारे बिहार में स्थित है और कौशल जो है दोस्तों यूपी में है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं महाजनपद। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार में 6वीं शताब्दी पूर्व के बाद लोहे के व्यापक इस्तेमाल ने बृहद तौर पर क्षत्रिय राज्यों के उद्भव की परिस्थितियों को जन्म दिया। इस विकास के साथ ये जनपद अत्यधिक शक्तिशाली होते गए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जैन धर्म और बौद्ध ग्रंथों में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के किस ग्रंथ में? तो दोस्तों जैन धर्म का एक काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें 16 ग्रंथों का दोस्तों महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और बौद्ध धर्म में दोस्तों एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। तो उस अंगुत्तर निकाय में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आपको बनने ही हैं। नेक्स्ट है जिनका वर्णन निम्नवत है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अंग जनपद से। तो दोस्तों अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। तो इसको आप याद करने के लिए इसको गलत नहीं लेना है। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों चंपा किसकी थी? अंग की थी। तो इस तरह आप कुछ कोडिंग कर सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो दोस्तों इसको आप नेगेटिव नहीं लेंगे और एक तरह से आप ट्रिक बना लें कि अंग किसकी थी, चंपा किसकी थी? तो चंपा अंग की थी। तो इस प्रकार एक ट्रिक हो गया और आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। तो सभी महाजनपदों में अंग प्रथम महाजनपद था। तो दोस्तों 16 महाजनपदों में सबसे प्रथम महाजनपद कौन था? तो दोस्तों अंग
जनपद महाजनपद जो था सबसे प्रथम था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता ही है कि बीपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन सेट करता है। तो दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि सभी महाजनपदों में प्रथम महाजनपद कौन था? अंग था। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। इसकी अवस्थिति गंगा के मैदान के आसपास थी। अथर्ववेद में अंग महाजनपद के कई नामों का उल्लेख मिलता है। यानी अथर्ववेद जो है दोस्तों, उसमें अंग महाजनपद के कई नामों का उल्लेख भी मिलता है। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के मुंगेर भागलपुर जिले को सम्मिलित करता है और इसकी राजधानी चंपा है। तो दोस्तों यहाँ मेनली आपसे अंग की राजधानी पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अंग की राजधानी चंपा है और यह सभी महाजनपदों में प्रथम था और अथर्ववेद में इसके कई नामों का उल्लेख मिलता है। और इसका जो वर्तमान में एरिया है दोस्तों, मुंगेर और भागलपुर का एरिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों मगध जो था ये तो सबसे फेमस था महाजनपदों में और सबसे अधिक शक्तिशाली था। तो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या विशेष है। तो मगध एक शक्तिशाली राज्य था। बिंबिसार और अजातशत्रु इसके महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा थे। यानी मगध साम्राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु को जाता है। यह वर्तमान बिहार के पटना, गया, शाहाबाद जिलों के कुछ भागों में सम्मिलित किए हुआ था। इसकी राजधानी दोस्तों राजगिरी थी। तो इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है कि मगध की जो राजधानी थी कहाँ थी? राजगिरी थी, जो कि बाद में पाटलिपुत्रा हो गई। और पाटलिपुत्रा को दोस्तों राजधानी कौन बनाया था? तो दोस्तों पाटलिपुत्रा नगर को बसाया था उद्यान और उसने इसको राजधानी बनाया। तो दोस्तों इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में विशेष हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं बिहार स्पेशल में, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। वेदों के अनुसार मगध अर्ध ब्राह्मण राज था। तो इसको भी ध्यान रखना है कि वेदों के अनुसार जो था मगध अर्ध ब्राह्मण राज था। नेक्स्ट है दोस्तों बज्जी। तो दोस्तों बज्जी भी काफ़ी प्रसिद्ध था। तो देखते हैं बज्जी संघ। दोस्तों ये थोड़ा मिसिंग हो गया है, ये बज्जी संघ होगा या ब्रिजिस 8 कुलों का संघ था। यानी बज्जी संघ जो था दोस्तों 8 कुलों का संघ था। इसमें 8 कुल मिलकर एक बज्जी संघ बना था, जिसमें बज्जी सबसे महत्वपूर्ण था। बज्जी बुद्ध के काल में प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण महाजनपद था। तो दोस्तों बज्जी संघ जो था उस बज्जी संघ में बुद्ध के काल में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी आम्रपाली, और इसी आम्रपाली जो थी वैशाली की रहने वाली थी, जिसे वैशाली का नगर वधु भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि वैशाली की नगर वधु किसे कहा जाता है? तो आम्रपाली को कहा जाता है। तो वो बज्जी संघ के ही रहने वाले थे। यह बिहार में उत्तरी गंगा के किनारे बसा हुआ था और इसकी राजधानी जो थी वैशाली थी। यानी बज्जी संघ की जो राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वैशाली थी। आम्रपाली कहाँ के रहने वाली थी? वैशाली के रहने वाली थी। और आम्रपाली को वैशाली का नगर वधु भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि दोस्तों बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक, उनके दरबार में जो राजवैद्य जीवक रहते थे, वो राजवैद्य जीवक जो थे दोस्तों कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आम्रपाली और बिंबिसार के प्रेम के प्रतीक थे। यानी वो जो राजवैद्य जीवक जो थे आम्रपाली और बिंबिसार से उत्पन्न हुए थे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मल्ल। मल्लों का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। इसका उल्लेख 9 गणराज्यों के अंतर्गत किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वर्तमान देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर जिले इसकी सीमा में आते थे। इसकी 2 राजधानियाँ थी। प्रथम राजधानी थी कुशीनगर और दूसरी राजधानी पावा थी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मल्ल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी आप लोग जल्द ही जान जाइएगा। तो दोस्तों मल्ल का जो एरिया था वर्तमान में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले इसकी सीमा के अंतर्गत आते थे। अब दोस्तों आप जान लीजिए कि मल्ल क्यों प्रसिद्ध था। तो दोस्तों मल्ल की जो प्रथम राजधानी थी कुशीनगर, यहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में हुई थी, जिसे कुशीनारा के नाम से भी प्राचीन काल में जाना जाता था। और दूसरी जो राजधानी थी पावा। तो दोस्तों पावापुरी में दोस्तों महावीर का मृत्यु हुई थी, यानी महावीर को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों राजधानियाँ आपको याद रखनी होंगी। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, और दूसरी राजधानी जो थी पावा, वहाँ महावीर की मृत्यु हुई थी। जो नेक्स्ट है दोस्तों काशी। तो दोस्तों काशी बनारसी वर्तमान बनारस क्षेत्र के आसपास अवस्थित था, जो कि उत्तरी एवं दक्षिणी दिशाओं की तरफ से वरुण और 80 नदियों से घिरी हुई थी। इसकी राजधानी बनारसी थी।
तो दोस्तों काशी की राजधानी कहाँ थी? बनारस थी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बुद्ध के पहले काशी 16 महाजनपदों में एक शक्तिशाली महाजनपद था। अल्बोरानी और मत्स्य पुराण इसका उल्लेख करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसमें भी आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले कि काशी की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों बनारसी थी और बुद्ध के काल से पहले काशी 16 महाजनपदों में एक शक्तिशाली महाजनपद था। अल्बोरानी और मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कौशल। तो दोस्तों कौशल मगध के उत्तरी पश्चिमी भाग में बसा हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। तो दोस्तों इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कौशल जो था मगध के उत्तरी पश्चिमी भाग में बसा था और इसकी राजधानी जो थी दोस्तों श्रावस्ती थी और वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जिले में इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है चेदी। चेदियों की राजधानी जो थी दोस्तों सुक्तिमती थी। कहाँ थी? सुक्तिमती और वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था और चेदी में शिशुपाल का शासन था। तो दोस्तों शिशुपाल का शासन कहाँ था? तो चेदी नामक जगह पे था, यानी इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वत्स। महाजनपदों की सूची में वत्स आर्थिक, वाणिज्यिक और गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। यानी वत्स जो था दोस्तों आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। वर्तमान इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर इसकी सीमा के अंतर्गत शामिल थे और वत्स की जो राजधानी थी दोस्तों कौशाम्बी थी। तो दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि आप लोग कम से कम इसकी जो 16 महाजनपद है उसकी राजधानी को आप लोग याद रखेंगे और हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है कुरु। कुरु महाजनपद पुरु भरत परिवार से संबंधित था। ये वे लोग थे जिनका उद्भव कुरुक्षेत्र वर्तमान हरियाणा और दिल्ली में हुआ था। इनकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी, वर्तमान दिल्ली थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वे सरकार के गणतांत्रिक स्वरूप के परिवर्तित हो गए, गणतांत्रिक स्वरूप में परिवर्तित हो गए। तो दोस्तों कुरु जो था महाजनपद पुरु भरत परिवार से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कुरु महाजनपद जो था किससे संबंधित था? तो पुरु भरत परिवार से संबंधित था। ये वो लोग थे जिनका उद्भव कुरुक्षेत्र वर्तमान हरियाणा और दिल्ली में हुआ था और कुरु की जो राजधानी थी दोस्तों, कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जो अभी वर्तमान में दिल्ली है। तो दोस्तों वीडियो का ये पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे और इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे पंचाल। तो दोस्तों वीडियो का पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो के पार्ट 1 को अच्छे से देखें और 16 महाजनपदों को लिखकर उसकी राजधानी को कम से कम याद कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर एक बार ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।